नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था वेक्टर सदिश और टाइप्स ऑफ सदिश, और उसके बाद स्थिति सदिश, और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के मध्य सदिश। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सदिशों का योग। सदिशों का योग। तो देखिए फ्रेंड्स, सदिशों का जो योग है दो टाइप से डिफाइन होता है। नंबर फर्स्ट है त्रिभुज नियम, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज नियम क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं एक ही क्रम में, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं एक ही क्रम में दो सदिशों को प्रदर्शित करती है तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है, या फिर उनके योग को प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना भाई। तो देखते हैं कैसे। देखिएगा, माना एक त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज है ए बी सी, ए बी एंड सी। त्रिभुज की दो भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, एक ही क्रम में है। ये दो भुजाएं एक ही क्रम में है, ए बी और बी सी। क्यों है, ध्यान दीजिएगा। देखो, एक ही क्रम में होने का क्या मतलब है, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी एक क्रम में होने का मतलब है कि इसका प्रारंभिक बिंदु और बी सी का प्रारंभिक बिंदु और ए बी का अंतिम बिंदु समपाती है क्या। नीचे कीजिएगा, ये जो बिंदु बी है ये ए बी सदिश का तो अंतिम बिंदु है और बी सी सदिश का प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है ना भैया, एक ही क्रम में है। तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में आएगी। ठीक है ना, दो भुजा इस प्रकार जा रही थी, ठीक है, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में आई तो तीसरी भुजा किसके बराबर होगी, ए सी सदिश इक्वल टू ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। ठीक है ना भाई। तो यदि इसमें ऐसा हो जाए त्रिभुज में, देखिएगा इस केस को याद रखना आप, ए बी सी और तीसरी भुजा जो थी वो भी ए सी, इन दोनों के ही समान क्रम में हो जाए। देखिएगा, इसका अंतिम बिंदु, इसका प्रारंभिक बिंदु। इसी प्रकार बी सी सदिश का जो अंतिम बिंदु है वो सी ए सदिश का प्रारंभिक बिंदु है। तो इस प्रकार दोनों में अंतर क्या है, देखो ये दोनों भुजा तो इसमें भी सेम है और इनमें भी सेम है, लेकिन ए सी सदिश की डायरेक्शन यहाँ इस प्रकार है और यहाँ पे इस प्रकार है। तो देखिए, जब ऐसा केस हो ना भाई, तो होगा क्या, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश बराबर 0। इस बात को आप यहाँ भी प्रूव कर सकते हो। देखो कैसे, ए सी सदिश है, यदि इसका चेंज किया जाए डायरेक्शन, तो देखिए ए सी का क्या लिख देंगे भाई, सी ए, और जब भी किसी सदिश की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश हो जाएगा। तो माइनस का सी इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस सी ए सदिश। ठीक है ना, बराबर 0, या फिर हम कहें शून्य सदिश। क्यों, क्योंकि तीन सदिशों को जोड़ने पर कोई अंक प्राप्त नहीं होगा, कोई सदिश ही प्राप्त होगा, और सदिश को हम बोलेंगे शून्य सदिश। अब एक बात समझने की है, यदि तीनों का योग 0 है ना भाई, तो देखो डायरेक्शन ए बी बी सी की तो चलो वही है, लेकिन ए सी की जो डायरेक्शन थी वो उल्टी हो चुकी है। यानी पहले ए से सी जा रही थी, अब आ रही है सी से ए की ओर, जैसे आप इसमें देख सकते हो, सी से ए की ओर। तो यदि तीनों का क्रम सेम हो तो तीनों का योग 0। ठीक है ना भैया, लेकिन यदि दो का क्रम सेम हो, तीसरे का विपरीत हो, तो दोनों का योग तीसरे के बराबर आ जाएगा। उतार लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। त्रिभुज नियम के बाद हमारा सेकंड आता है समांतर चतुर्भुज नियम। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करें, बार बार देखें, तब तक समझ में ना आ जाए। ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, नंबर सेकंड टाइप,
तो फ्रेंड नंबर सेकंड टाइप जो सदिशों का योग का है वो है समांतर चतुर्भुज नियम। जैसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, तो समांतर चतुर्भुज नियम में क्या होता है, तो उतार लीजिएगा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, संलग्न ना कहिए तो हम कहते हैं आसन्न भुजाएं, ठीक है ना भैया, दो सदिशों को प्रदर्शित करें, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगा, दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं कैसे, है ना भाई। तो देखो, माना एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। अब देखो समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और लंबाई भी समान होती है, ठीक है ना भैया। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। तो A, B एंड C और D, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको माना जाए A सदिश इस भुजा को और इस भुजा को B सदिश, तो दोनों भुजाएं आसन है, यानी एक ही बिंदु से निकल रही है, ठीक है ना भैया। अब यदि ये B सदिश है तो सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, B सदिश। यदि ये सदिश है तो ये भी A सदिश। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाओं का परिमाण लंबाई समान है और दिशा समान है, तो हम कह सकते हैं दोनों जो भुजाएं हैं समान सदिश हो जाएंगे, ठीक है, तुल्य सदिश, जिसको हम एक ही नाम से प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार यही सिस्टम A में चलेगा। अब देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का यदि मैं विकर्ण खींचूं BD सदिश, B से D की ओर यदि कोई विकर्ण खींचा जाए तो देखिएगा फ्रेंड्स, A प्लस B किसके बराबर आएगा, BD सदिश के बराबर, ठीक है ना। या फिर हम कहें इस प्रकार कोई विकर्ण खींचे बिंदु A से, तो देखिएगा फ्रेंड्स, त्रिभुज, एक त्रिभुज बनता है ABC, त्रिभुज बनता है ABC से। अब यदि इस त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहाँ बना देते हैं एक बार साइड में, A B हो गया, ये पॉइंट है, ये बिंदु B और ये बिंदु C। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो डायग्राम आपके पास त्रिभुज मिल रहा है ABC, यदि इसमें त्रिभुज नियम लगाया जाए तो देखते होगा क्या, दो भुजाएं तो एक ही क्रम में जा रही है, कौन कौन सी, A सदिश और B सदिश, तो तीसरे के योग को प्रदर्शित करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो देखिएगा जरा, AC सदिश कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, A सदिश प्लस B सदिश, ठीक है ना भैया। तो यहाँ भी हमने दो सदिशों का योग कर दिया है, ठीक है भाई। अब देखो एक बात ध्यान देने की है कि यदि ऐसा हो जाए कि विकर्ण आप ये वाला माइन, ठीक है ना भैया, यदि इस वाले विकर्ण को कंसीडर करें हम, ठीक है ना, चलो एक बार उतार लीजिए फिर आगे बात करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, अब एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो क्वेश्चन में काम आने वाली है। देखिए कैसे, एक समांतर चतुर्भुज बनाया फिर से मैंने, देखिए मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाएं, A B C एंड D एक समांतर चतुर्भुज है, ये सदिश है तो ये भी ये सदिश, ये भी, और ये B सदिश है तो ये भी B सदिश। अब यदि इस विकर्ण को कंसीडर किया जाए, ठीक है ना भाई, ध्यान से देखिएगा, माना ये जो विकर्ण है हमारा C सदिश है, ये सदिश हो गया, ये B सदिश और ये C सदिश। तो फ्रेंड्स यदि इस त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में त्रिभुज नियम लगाया जाए, ठीक है ना भैया, त्रिभुजों के योग का, तो देखिए ये दो भुजाएं एक ही क्रम में है, कौन कौन सी, A सदिश और C सदिश, और B सदिश इनके विपरीत क्रम में है, तो B सदिश का योग इन दोनों भुजाओं के बराबर होगा भैया, या फिर हम कहें B सदिश इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी। तो यदि यहाँ से हम विकर्ण का मान निकालना चाहें ना फ्रेंड्स, तो C सदिश कितना हो जाएगा, B सदिश माइनस A सदिश। तो देखो इस विकर्ण की आवश्यकता आपको जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तब पड़ती है। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये जो विकर्ण आएगा ना, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, B सदिश माइनस A सदिश, या फिर हम कहें इस भुजा में से इसको माइनस करना है, इस भुजा में से इसको माइनस करना है। यदि फॉर एग्जाम्पल
यदि मैं इस भुजा को नाम दे दूँ ए सदिश और इसको बी सदिश, यानी भुजा का नाम इंटरचेंज कर दिया है, ए सदिश ऊपर भुजा है और बी सदिश नीचे है, तो इस केस में सी क्या आएगा भैया, ए माइनस बी। क्या आएगा, ए माइनस बी। तो देखो आप सीधा बात ये याद रखें कि आपको इस भुजा से इस भुजा को घटाना है, ठीक है ना। इस सदिश में से इस सदिश को घटाओ, कितना आ जाएगा, बी माइनस ए। कब करना है, जब आप इस विकर्ण को ज्ञात करो, ठीक है ना भैया। उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना भैया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि भैया 2 से अधिक सदिशों का योग कैसे करें, ठीक है ना भैया। ये तो हमने 2 सदिशों के योग की बात करी, तो ध्यान से सुनना। इस टॉपिक को मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी 2 से ज़्यादा सदिश हो जाए ना, तो आप त्रिभुज नियम को बार बार यूज करके आप 2 से ज़्यादा सदिश का योग कर सकते हैं। देखो कैसे, एक डायग्राम खींचते हैं। ठीक है जी, माना ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। एक डायग्राम है, ठीक है। आप और भी चाहो तो और बुझाई बढ़ा सकते हो इसमें। ये सदिश हो गया और ये बी सदिश, ये हमने माना सी सदिश, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ हम 2 से ज़्यादा का योग कैसे करेंगे। देखिए त्रिभुज यदि ए बी सी में त्रिभुज नियम लगा जाए, त्रिभुज ए बी सी से त्रिभुज नियम लगाया जाए, तो जो हमारा ए सी सदिश है ना फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश। किस नियम से आएगा, त्रिभुज नियम से, ठीक है। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम से। अब ये हमारे पास आ गया ए सदिश प्लस बी सदिश। अब यदि मैं बात करूं त्रिभुज ए सी और डी की, तो यदि आपको ज्ञात करना है ए डी सदिश, कितना, ए डी सदिश, तो ए डी सदिश कितना आएगा। देखो 2 भुजाएं समान क्रम में जा रही है, ये वाली और ये वाली, यानी ए प्लस बी सदिश और सी सदिश। तो देखिए दोनों का योग किसके बराबर आएगा, ए डी सदिश के बराबर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। तो इस प्रकार आप बार बार त्रिभुज नियम का प्रयोग करके 2 से ज़्यादा सदिशों का योग कर सकते हैं, ठीक है ना। उतार लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा सदिशों के योग, सदिशों के योग के गुणधर्म। या फिर हम कहें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना भैया। अब देखो नंबर फर्स्ट आपका जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टी हम कहे क्रम विनिमयता, जिसे बोला जाता है कम्यूटेटिविटी। अब देखिए क्रम विनिमयता का मतलब क्या है। क्रम विनिमयता का मतलब यह है कि यदि आपने ए और बी सदिश दोनों का आपने जोड़ा, तो यदि आप इनका क्रम चेंज कर देते हो ना भैया, कि ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो सदिश के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ए प्लस बी का मान बी प्लस ए के मान के बराबर आता है, ठीक है ना भैया। दूसरा है साहचर्यता, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। देखो साक्षरता का मतलब क्या है कि 3 सदिश का योग आपको करना है, ठीक है। पहले आपने ए और बी का योग किया, इस दोनों का जो योग आया उसको जोड़ा आपने सी में, ठीक है। या फिर आप पहले बी प्लस सी का योग कर लो, उसके बाद उसमें ए में जोड़ो। तो कहने का मतलब है इन तीनों में, ए सदिश बी सदिश सी सदिश में, किन्हीं भी 2 को पहले जोड़ के लास्ट में जो बचेगा उसमें जोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। या तो आप पहले 2 को जोड़ के सी में जोड़ो, या फिर इन दोनों को योग करके इसके साथ जोड़ो, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना। जो नंबर 3 हमारा गुणधर्म है तत्समकता, ठीक है भाई। तत्समकता जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिएगा सदिशों के योग का तत्समक अवयव क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आपको तत्समकता की परिभाषा आनी चाहिए। देखो तत्समक क्या होती है, या फिर हम कहें तत्समक अवयव क्या होता है। यदि किसी अवयव ए में, ठीक है ना, अभी मैं साधारण संख्या की बात कर रहा हूँ, सदिश की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि कोई संख्या 3 है, तो इसमें किस संख्या का एडिशन किया जाए या किस संख्या को जोड़ा जाए कि आंसर में कितना मिले, 3। जोड़ करने के बाद कितना मिले, 3। तो देखो 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं योग का तत्समक होता है 0। इसी प्रकार 3 में से क्या घटाए कि आपको 3 मिले, 0। कहने का मतलब है जब किसी अवयव की सक्रिया
किसी अन्य अवयव के साथ लगाने पर अन्य अवयव ही आंसर में प्राप्त हो जाए तो इस अवयव को हम क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव। ठीक है ना भैया। इसी प्रकार बताइए 3 को किस संख्या से गुणा करें कि आंसर में 3 ही आए, 1, तो प्लस माइनस का तत्समक तो 0 और गुणा का तत्समक 1। इसी प्रकार 3 में किस संख्या का भाग दे कि आंसर में 3 ही आए, 1 का दे दे। ठीक है ना भैया। तो याद रखिएगा प्लस माइनस का तत्समक 0 होता है और गुणा भाग का तत्समक 1 होता है। ठीक है। अब ए सदिश में कोई सदिश है ए सदिश, इसमें क्या जोड़ा जाए कि आंसर में ए मिले, तो देखिएगा योग का तत्समक 0 होता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा सदिश का योग सदिश के साथ ही होता है, सदिश का योग किसी संख्या के साथ नहीं कर सकते। तो आपको देखो जी 0 दर्शाना, तो कैसे दर्शाए, आप सीधा लिख सकते हो शून्य सदिश। यदि शून्य सदिश को किसी सदिश से सदिश के साथ जोड़ा जाएगा तो आंसर में क्या मिलेगा, ए सदिश। तो ध्यान दीजिए सदिशों के योग का तत्समक अवयव होता है शून्य सदिश। क्या होता है फ्रेंड्स, शून्य सदिश। उतार लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड नेक्स्ट है सदिशों का घटाव। ठीक है ना भाई, छोटा सा टॉपिक है और एक छोटी बात याद रखनी पड़ती है इसमें। देखिए सदिशों का, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सदिशों का घटाव करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। सीधी सी बात क्या है, देखो आपके पास कोई 2 सदिश है, ए बी सदिश और बी सी सदिश। ठीक है ना भैया। चलो फिर से त्रिभुज नियम बना लेते हैं ना, ए बी एंड सी, और ये हो गया ए सी सदिश। अब हमको पता है इसका इनका योग किसके बराबर आएगा, ए सी सदिश के। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं ऐसा कर दूं कि बी सी की दिशा ऋण कर दूं, यानी दिशा विपरीत कर दे, तो देखिए बी सी की दिशा विपरीत होते ही कितना हो जाएगा, सी बी, और दिशा विपरीत करते साइन आ जाएगा माइनस का। तो आप इस प्रकार सदिशों के घटाव को आप परिभाषित कर सकते हो। ठीक है ना भैया। उतार लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम कहें एक्सरसाइज 13.1 को सोल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना भैया। देखो ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हो। टॉपिक का नाम है खंड सूत्र। ठीक है। अब देखो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए पहला हम पढ़ने वाले हैं, माना ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। माना 2 बिंदु P और Q है। ठीक है भैया। चलो P इधर दे देते हैं, P और Q। अब हमने एक सदिश बनाया PQ सदिश। कौन सा, 2 बिंदुओं से सदिश बना PQ सदिश। अब इस PQ सदिश को मध्य से, ठीक है ना भैया, मध्य का मतलब एकदम मध्य में नहीं है, इसका मतलब है बीच में से कहीं से भी हमको काटना है। ठीक है ना। और जो हमने इस PQ सदिश को अंतःविभाजित किया है, यानी अंदर से काटा है, और हमने काटा है m/n में। किस में काटा है, m/n में, यानी और इस बिंदु को नाम दिया मैंने PR, यानी PR/RQ कितना होना चाहिए, m/n। तो ये जो बिंदु है ना भैया आपके पास R, इसका स्थिति सदिश हमको ज्ञात करना है। बेसिकली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसी रेखा PQ सदिश, किसी रेखा PQ सदिश को अंतःविभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। और मैंने आपको बताया था जो बिंदु R का स्थिति सदिश कितना होता है, स्मॉल r सदिश। ठीक है ना भैया। अब देखो कैसे करेंगे, पहले हेडिंग लिख लेते हैं। किसी रेखा PQ को, किसी रेखा PQ सदिश को अंतःविभाजित, ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिएगा एकदम मध्य से बात नहीं हो रही है, अंतःविभाजित वो कहीं से भी हो सकता है। ठीक है ना, इधर से कहीं से भी काट सकते हैं। किसी रेखा PQ सदिश को अंतःविभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है ना भाई। अब देखिए हम ज्ञात क्या करने वाले हैं, दोबारा सुनिएगा। किसी रेखा PQ सदिश, उसको आपने अंदर से काटा, ठीक है ना, इस हाथ से किस अनुपात में काटा, इधर का हिस्सा m है और इधर का हिस्सा n है। ठीक है, को m/n में अंतःविभाजित करने वाला बिंदु, बिंदु क्या हो गया, r हो गया। इसका स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या होता है, किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश। तो OR सदिश कह दे या R सदिश कह दे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन मिलेगा, आपको मिलेगा या P बिंदु, माना P बिंदु है, और ये आपको मिलेगा Q बिंदु। ठीक है ना भैया। अब माना जो बिंदु P है मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश A सदिश है। ठीक है, देखिएगा ये आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है ना भाई,
इसी प्रकार जो Q है इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष B है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिएगा ये डायग्राम हमारे पास बन चुका है। अब जरा यहाँ आइएगा, ठीक है ना, इधर ध्यान से देखिएगा, मेरे को बताइएगा PR/RQ। यदि मैं बात करूँ PR/RQ किसके बराबर आएगा फ्रेंड्स, इसका अनुपात M/N के, ठीक है ना भैया। और PR और RQ क्या है, दो सदिश के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए P से R की एक सदिश जा रहा है, ये पूरा सदिश था P से Q तक, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, PR सदिश और R से Q सदिश, ठीक है ना। अब मेरे को बताइएगा इनका जो परिमाण का अनुपात है या फिर सदिशों का जो अनुपात आएगा किस रेशो किस अनुपात में आएगा, जिस भाग में आपने इसको काटा है M/N में। अब हम ब्रज गुणा कर लेते हैं तो देखिएगा कितना हो जाएगा, N PR सदिश बराबर M RQ सदिश, ठीक है ना भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जरा देखिए बात करते हैं P से लेकर R तक सदिश की। तो फ्रेंड जरा बताइए जब P से R तक का सदिश आपको चाहिए होता है, या फिर छोड़िए मैंने आपको बताया था AB सदिश जब आपको चाहिए तो आप क्या करते हो, B के स्थिति सदिश में से A के स्थिति सदिश को घटाते हो, यानी लास्ट वाले में से फर्स्ट को घटाना पड़ता है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा PR कितना हो गया, R में से किसको घटाना पड़ेगा, P को। तो बताइए R का स्थिति सदिश कितना है, R सदिश स्मॉल r सदिश, और P का स्थिति सदिश कितना है फ्रेंड्स, A सदिश है। इसी प्रकार M जब RQ सदिश ज्ञात करेंगे तो Q के स्थिति सदिश में से किसको घटाना पड़ेगा, R को घटाना पड़ेगा। तो Q का स्थिति सदिश क्या है फ्रेंड्स, B सदिश, और R का है स्मॉल r सदिश। अब इनको, ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, R सदिश को, तो इनको सोल्व करके हम R सदिश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, N R सदिश माइनस N A सदिश बराबर MB सदिश माइनस M R सदिश। अब R सदिश के पद एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए ज़रा माइनस का M R सदिश इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस M R सदिश, फिर प्लस का N R पहले से ही है, यहाँ पे MB सदिश पहले से है, माइनस का NA इधर पक्षांतरित करोगे तो माइनस का पक्षांतरित होते हो जाएगा प्लस का NA सदिश। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा R सदिश और ये हो जाएगा M प्लस N इक्वल टू MB सदिश प्लस NA सदिश। ठीक है भैया, दिख रहा है। अब इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं ना, तो इसके बाद वाला पद क्या लिखेंगे आगे। तो R सदिश कितना आ गया भैया, MB सदिश प्लस का NA सदिश बटे M प्लस N का लगा दीजिएगा भाग, तो देखिए कितना हो जाएगा ये R सदिश इक्वल टू MB सदिश प्लस NA सदिश बटे M प्लस N। ये जो फॉर्मूला हमने उत्पन्न किया है, ठीक है ना भैया, ये जो फॉर्मूला हमने ज्ञात किया है, ये फॉर्मूला होता है किसी रेखा PQ सदिश जिसका स्थिति सदिश P बिंदु का और Q बिंदु का दिया हुआ है, उसको M/N में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। ठीक है ना भैया। और एक बात और, आपको जो क्वेश्चन में फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, आपको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, सीधा आपको M की वैल्यू रखनी है, N की रखनी है, A और B की वैल्यू रखनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। उतार लीजिएगा। फिर चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर जो हमारा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है बाह्य विभाजन। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि किसी चीज़ को बाहर से कैसे काटते हैं ना भाई। तो प्रैक्टिकली तो नहीं काट सकते, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको काट सकते हैं, बाहर से विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, माना ये एक्स एक्सिस, माना क्या, ये देखो 3D में एक्स एक्सिस ये होता है, वाई और ये जेड। ठीक है भाई। अब फिर से हमने एक PQ सदिश लिया है, P बिंदु का स्थिति सदिश है A सदिश और Q बिंदु का स्थिति सदिश है B सदिश। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ। ठीक है भाई। अब सुनिए, किसी भी रेखा को बाहर से कैसे काटा जाता है। तो देखिए, माना आपके पास कोई रेखा है P से लेकर Q तक। अब यदि आप इसको बाहर से काट रहे हो ना, तो इसका अनुपात क्या होगा। देखिए, इस रेखा को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, ठीक है ना, काल्पनिक रूप से, और सपोज करो मैंने इस बिंदु पर काटा, R बिंदु पर, तो आपका जो अनुपात आएगा ना, कितना आएगा, देखिएगा, P से लेकर R तक, फिर Q से लेकर R तक। ठीक है ना भैया, ध्यान दीजिएगा, P से R और फिर Q से R, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से इस R बिंदु की दूरी का जो अनुपात होगा वही आपके बाह्य विभाजन का अनुपात होगा। ठीक है ना भाई। ध्यान दीजिएगा, कभी मैथमेटिकली आपको किसी रेखा को बाहर से काटना है तो कैसे काटते हैं कि हम क्या करते हैं, इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा के, सपोज करो आपने यहाँ काटा, ठीक है ना, R बिंदु दे दो, कुछ भी दे दो, आपका जो मन करे, R P Q R S T जो भी, तो अनुपात क्या हो जाएगा। यदि हम इसको बोले कि किस अनुपात में काटा है भाई, हमने काटा है
पी आर बटे क्यू आर में, पी से यानी प्रारंभिक बिंदु से, और ये हमारा हो गया अंतिम बिंदु, ठीक है ना। तो अब इसी प्रिंसिपल का प्रयोग हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। कि माना पी क्यू रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है और इसको काटा जाता है आर बिंदु पे। अब बिंदु आर का स्थिति सदिश तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बता चुका हूँ मैं आपको, स्मॉल आर सदिश। और आपका अनुपात कैसे होगा, ध्यान से सुनना। पी से लेकर जो आर तक की जो दूरी है वो एम अनुपात, और क्यू से लेकर जो आर तक की दूरी है वो एन अनुपात। ठीक है भाई, याद रहनी चाहिए ये बात। तो देखिए कितना आ गया भाई। हाँ, हेडिंग हमने नहीं लिखी है, हेडिंग लिख लेते हैं पहले, किस बारे में बात करने वाले हैं हम। किसी रेखा पी क्यू सदिश को बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश। ठीक है ना भैया, किसी रेखा पी क्यू को बाहर से काटने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश यानी स्मॉल आर सदिश आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले पी आर सदिश बटे क्यू आर सदिश किसके बराबर आएगा, चेक करते हैं इनका अनुपात कितना आएगा। पी आर सदिश एम के लगभग एम और क्यू आर ये हमारा हो जाएगा एन। तो पी आर सदिश बटे क्यू आर सदिश हम लिख सकते हैं एम बटे एन, ठीक है ना, वो का वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पी आर सदिश बराबर एम क्यू आर सदिश, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए जब हम लिखेंगे पी आर सदिश, ठीक है ना भैया, पी से आर सदिश, तो फ्रेंड्स क्या होगा, आर में से स्थिति सदिश में से पी का स्थिति सदिश आपको घटाना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पी से आर, आर सदिश, ठीक है ना भाई, आर सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश कितना है, ए सदिश है, ठीक है, एम। जब आप लिखोगे क्यू आर सदिश तो आर में से क्यू को घटाना पड़ेगा। तो आर का स्थिति सदिश कितना है, स्मॉल आर, और ये हो जाएगा क्यू का स्थिति सदिश हमारे पास है बी सदिश, ठीक है। तो फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एन आर सदिश माइनस एन ए सदिश, एम आर सदिश माइनस एम बी सदिश। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा एम आर सदिश को मैं इधर उठा के लेके आया तो कितना हो जाएगा, माइनस एम आर, माइनस एन को इधर लेके गए तो कितना हो जाएगा, प्लस एन ए सदिश, और ये हो जाएगा माइनस एम बी सदिश। अब मैंने क्या किया, दोनों पक्षों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। देखो क्यों किया, आप यहाँ भी आंसर निकाल सकते हो, चलो मत करो, आप क्या करो, आर सदिश कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, एन माइनस एम, यहाँ कितना हो गया, एन ए सदिश माइनस एम बी सदिश, ठीक है। अब उसके बाद सॉरी मल्टीप्लाई है ना भाई, बराबर। अब देखो आर सदिश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ए सदिश माइनस एम बी सदिश बटे एन माइनस एम। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा, एम माइनस एन, और उस माइनस के ऊपर भाग लगा दो तो माइनस माइनस प्लस एम बी और माइनस प्लस माइनस एन ए सदिश। तो आप इस प्रकार से बाह्य विभाजन का सूत्र लिख सकते हो, और इसी फॉर्म में आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना भैया। तो उतार लीजिएगा फ्रेंड्स, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं ठीक मध्य से विभाजन करने पर क्या होता है, ठीक है ना भैया। तो देखो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए मैं फिर से क्या कर रहा हूं, पी क्यू जो सदिश हमारे पास है, किसी रेखा पी क्यू सदिश को मध्य से विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश नंबर 3 डाल लो इसको आप, है ना। तो देखिएगा मध्य का मतलब क्या है, एग्जैक्ट बीच में, ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए, यानी यदि ये अनुपात एम है तो ये भी कितना होगा फ्रेंड्स, एम ही होगा, ठीक है ना। और ये हमने माना आर बिंदु जो मध्य से विभाजित कर रहा है, ये हो गया स्मॉल आर सदिश। तो जरा देखिएगा, जब मध्य से विभाजित करेगा तो मतलब अंतर विभाजन हो रहा है, तो अंतर विभाजन में एक बार लिख देते हैं, सूत्र डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। आर सदिश बराबर कितना होता है, एम बी सदिश प्लस के एन ए सदिश बटे एम प्लस एन। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, एम बराबर एन है, क्यों है, क्योंकि दोनों के दूरी समान है, और दूरी समान है तो दोनों के मान भी अनुपात भी समान होंगे। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, एम बी सदिश एन बराबर कितना रख दिया मैंने, एम प्लस एन की जगह एम रखा तो कितना हो गया, ये एम कॉमन ले लीजिए ऊपर से, बी सदिश प्लस ए सदिश बटे 2m, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आर सदिश कितना आ जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश बटे 2। तो ध्यान दीजिएगा,
जब मध्य से विभाजित करना हो आपको तो फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है ना भैया, उतार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।